वर्चुअल कक्षा के इस मैथमेटिक्स की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई जारी कर रहे होंगे निश्चित रूप से। आज का जो मेरा टॉपिक है क्लास का, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रथम कोटि एवं उच्च घात के अवकल समीकरण एवं उनके हल। इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे आज हम। मैं डॉक्टर संजय जैन, इंदौर से हूं मैं और आपसे रूबरू हो रहा हूं मैं। आज का जो मेरा लेक्चर है उसको मैंने डिफरेंट पॉइंट्स में, डिफरेंट बिंदुओं में डिवाइड किया है। पहला एक पॉइंट जो रहेगा हमारा डिस्कस का, वो रहेगा ब्रीफ रिव्यू, संक्षेप रिव्यू। नेक्स्ट मेरा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, प्रथम कोटि प्रथम घात के अवकल समीकरण। उसके बाद मेरा टॉपिक जो डियर पॉइंट रहेगा वो रहेगा फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक मेरा है टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, क्लेरो इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन, और लास्ट में एमसीक्यू क्विज। आप सभी जानते हैं, सभी को परिचित हैं कि जो हमारा पैटर्न चल रहा है एग्जाम का, उस पैटर्न में एक बहुत बड़ा पार्ट जो हमारा रहता है, पार्ट ए जो एग्जाम में आता है, वो निश्चित रूप से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का रहता है। तो आप सभी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी तरह करना चाहिए, और इसीलिए मैंने एक लास्ट में रखा है एमसीक्यू क्विज। इसके माध्यम से मैं आप लोगों की जो नॉलेज है उसको चेक करूंगा कि किस प्रकार से आपने सीखा है। तो इस प्रकार से ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं पहले। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? अवकल समीकरण क्या होती है? ऐसी समीकरण जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट और साथ ही डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसी समीकरण जिसमें परतंत्र चर हो, स्वतंत्र चर हो और साथ ही उसका अवकलज विद्यमान हो, ऐसी समीकरण को हम बोलते हैं अवकल समीकरण। अवकल समीकरण आपने वैसे 12th में पढ़ा हुआ है, और निश्चित रूप से अवकल समीकरण का जो घात होती है जिसको हम ऑर्डर ऑफ डिग्री बोलते हैं, और कोटि जिसको हम ऑर्डर बोलते हैं, ये निश्चित रूप से दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, जिसके माध्यम से हम अवकल समीकरण को डिफरेंट कैटेगरी में बांटते हैं। तो निश्चित रूप से ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए कि किसी अवकल समीकरण का क्या ऑर्डर क्या होता है, कोटि क्या होती है, या डिग्री या घात क्या होती है। उसकी बात करेंगे हम थोड़ा सा इनिशियली, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, ये डिफाइन किया हुआ है शॉर्ट में कि किसी भी अवकल समीकरण का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या होता है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि कोई भी अवकल समीकरण दे रखी है तो उसमें जो मैक्सिमम डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसका जो ऑर्डर होगा वही हमारी इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण में उपस्थित अधिकतम कोटि का अवकलज की कोटि बराबर अवकल समीकरण की कोटि होती है। एग्जाम्पल में बहुत सिंपल एग्जांपल लिए, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, दो एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पर। पहला एग्जांपल देख रहे हैं आप जिसमें dy dx है प्लस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो निश्चित रूप से एक अवकल समीकरण है क्योंकि इसमें चर प्रेजेंट है और साथ ही डेरिवेटिव प्रेजेंट है, अवकल समीकरण हो गई है। और इस अवकल समीकरण को देख रहे हैं हम, तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि इसमें एक ही डेरिवेटिव प्रेजेंट है और वो डेरिवेटिव है dy बाय dx। तो डेफिनेटली इस डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो कितना हो गया? स्पष्ट तो 1 है क्योंकि dy बाय dx लिखा हुआ है, फर्स्ट डेरिवेटिव है ये, हम सभी जानते हैं, तो इसलिए इसका ऑर्डर 1 है इक्वेशन का। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में जो इक्वेशन लिखी हुई है सामने, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 5 dy बाई dx होल क्यूब प्लस 4y इक्वल टू 0। तो डेफिनेटली इस इक्वेशन में दो डेरिवेटिव प्रेजेंट है, पहला d2y बाई dx स्क्वायर मतलब सेकेंड डेरिवेटिव है, और दूसरा है dy बाई dx फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो चूंकि अधिकतम जो डेरिवेटिव प्रेजेंट है वो हमारा d2 है, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव है, मीन्स सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इसलिए इस इक्वेशन का ऑर्डर 2 होगा। तो इस प्रकार से ऑर्डर का एक कॉन्सेप्ट है कि किस प्रकार से हम ऑर्डर की बात कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए।
उसके बाद हम बात करेंगे डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी भी अवकल समीकरण की डिग्री, इसकी जब बात करते हैं तो पुनः हम ये बात करेंगे कि जो इक्वेशन दे रखी है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, उस इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसकी पावर कितनी है, उसकी जितनी पावर होगी या घात होगी वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की घात कहलाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, सिंपल सा आइडिया, कि पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल सामने लिखे हुए हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे बिकॉज ये थोड़ा सा इनिशियल आपका आप सबने पढ़ा हुआ है। एग्जाम्पल 1, अगेन dy/dx प्लस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। जो देख रहे हैं आप इक्वेशन, उसमें एक ही डेरिवेटिव प्रेजेंट है, दैट इज dy/dx, और उसका ऑर्डर जो है डेफिनेटली 1 है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका ऑर्डर 1 है। पर उसकी जो पावर है, उसकी घात की बात करें तो घात भी 1 दिख रही है, यहाँ पर कोई घात नहीं, इसका मतलब घात 1 है, इसीलिए इस इक्वेशन डिग्री जो है वो 1 हो जाएगी। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल में दो डेरिवेटिव प्रेजेंट दिख रहे हैं हमको। पहला डेरिवेटिव है d2/d² और दूसरा है dy/dx। तो यहाँ पर दो डेरिवेटिव प्रेजेंट है। फर्स्ट डेरिवेटिव जिसमें कोई पावर नहीं दिख रही है, d2/d²। सेकंड डेरिवेटिव dy/dx है, उसकी पावर दिख रही है आपको 3, उसकी घात 3 दिख रही है यहाँ पे हमको। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन में जो अधिकतम डेरिवेटिव प्रेजेंट है, मैक्सिमम कोटि का जो डेरिवेटिव है वो d2/d² है, और उसकी घात चूंकि 1 है, इसलिए इस समीकरण की घात 1 कहलाएगी। तो ये जो है ऑर्डर और डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिस पे हम जो अवकल समीकरण है उनको करते हैं डिफरेंशिएट, और उसके साथ ही उनके जो डिफरेंट मेथड्स हैं सोल्यूशन निकालने की, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सभी को इसको समझना जरूरी है, ये सभी को आना चाहिए। उसके बाद आप सभी ने, मेरा जो टॉपिक आज का है फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करना है हमको यहाँ पर। तो उसके पहले आपने ये पढ़ चुके होंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, सभी को आइडिया होगा उसका, और उसके जो सोल्यूशन निकालने के तरीके हैं वो भी आप सभी अच्छी तरह से भली भांति परिचित होंगे। ये सिंपल से ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन प्रथम कोटि और प्रथम घात के, और उनका प्रकार। तो यह जो प्रकार की बात करते हैं तो आप सबने पढ़े हुए प्रकार। फर्स्ट जो प्रकार होता है वेरिएबल सेपरेबल, जो कि हमने 12th में पढ़ा हुआ है। होमोजेनियस इक्वेशन, अगेन ये 12th में पढ़ा है हमने। आपका जो कोर्स डिजाइन किया हुआ है उसमें लीनियर इक्वेशन से शुरुआत की गई है, लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण बोलते हैं इसको हम। उसके बाद की जो इक्वेशन है दैट इज बर्नौलीज इक्वेशन जिसको बोलते हैं हम, या हम ये बोल सकते हैं कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, इसको हम बर्नौलीज के नाम से जानते हैं। और एक इक्वेशन जो आपको दी है कोर्स में दैट इज एग्जैक्ट इक्वेशन, यथातथ समीकरण। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के समीकरण हैं, उसमें से 2 आपने ऑलरेडी पढ़े हैं 12th में, बाकी 3 अपने कोर्स में है, लीनियर, बर्नौलीज, एग्जैक्ट। ये आप पढ़ चुके हैं, मान के चलते हैं हम लोग कि ये आपने पढ़ा हुआ है, और आगे बढ़ेंगे हम। उसके बाद हम बात करना है फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कि हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 हो और डिग्री 1 से अधिक हो, मोर देन 1। ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं कि वो इक्वेशन है प्रथम कोटि और उच्च घात की अवकल समीकरण। एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं सामने। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है हमने, उस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि जो डेरिवेटिव प्रेजेंट है, डेरिवेटिव का ऑर्डर डेफिनेटली 1 है, और साथ ही डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री मतलब घात देखना है आपको, तो घात 2 दिख रही है आपको एग्जाम्पल 1 में। एग्जाम्पल 2 में बात करते हैं तो एग्जाम्पल 2 में भी यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 डेरिवेटिव प्रेजेंट है, बट जो घात है, घात चूंकि 3 है, इसलिए हम कहेंगे कि इसकी घात डिग्री, उसकी घात जो 3 है डिग्री 3 है। तो इस प्रकार से ऐसी इक्वेशन जिसमें कि जो पावर है डेरिवेटिव की वो मोर देन 1 होना चाहिए, तो हम बोलते हैं कि वो फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस पूरी यूनिट की बात करेंगे हम, तो जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं, इस टॉपिक में एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पर, इन दिस चैप्टर वी यूज p इक्वल टू dy/dx, मतलब जो डेरिवेटिव dy/dx होगा उसको हम स्मॉल p से डिनोट करेंगे। तो इस प्रकार से ये बात हो गई हमारी कि ऐसी कौन सी समीकरण है जो प्रथम कोटि और उच्च घात की होती हैं, उसकी हमने बात की, एग्जाम्पल देखा। ऐसी इक्वेशन जिसमें कि जो डेरिवेटिव प्रेजेंट है मैक्सिमम उसका ऑर्डर 1 होना चाहिए और डिग्री मोर देन 1 हो, तो उसमें बोलते हैं कि वो है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रकार की।
टाइप्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हाई डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रथम कोटि और उच्च घात के अवकल समीकरणों के प्रकार। जब आपको लगता है कि जो समीकरण आपको दे रखी है वो समीकरण मान लीजिए प्रथम कोटि और उच्च घात के अवकल समीकरण है, तो उसको तरीके जो है सॉल्व करने के, जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं और टाइप्स के अकॉर्डिंगली हमें मेथड उसमें अप्लाई करना होती है हल करने के लिए। तो ऐसी जो इक्वेशंस हैं उनके टाइप्स की बात करेंगे हम। तो मेनली 3 प्रकार की समीकरण होती हैं ये। पहली हम बात करें तो इक्वेशन पी के लिए हल करना, ऐसी समीकरण जिसे हम पी के लिए हल करेंगे। सेकंड की बात करते हैं हम, तो सेकंड है हमारा इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करना, समीकरण जिसे हम y के लिए हल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है इक्वेशन को x के लिए हल करना। तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि मेनली जो है हमारा ये जो इक्वेशंस की जिसकी हम बात चर्चा कर रहे हैं आज, वो 3 प्रकार की होती है मेनली। और एक और प्रकार होता है लेकिन क्लेरो समीकरण, लेकिन क्लेरो समीकरण जो होता है वो y के लिए हल करने की समीकरण का ही एक टाइप होता है, तो इसलिए हम उसको अलग से डिस्कस नहीं कर रहे हैं फिलहाल। यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि जो मेनली 3 प्रकार के समीकरण हो सकते हैं प्रथम कोटि और उच्च घात के, वो है पी के लिए हल करना, y के लिए हल करना और x के लिए हल करना। अब क्वेश्चन ये है कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है परीक्षा में, वो डेफिनेटली एक क्वेश्चन ओपन होता है, एक ओपन क्वेश्चन होता है जिसमें लिखा होता है कि समीकरण को हल कीजिए। उसमें यह नहीं लिखा होता है कि कौन सी मेथड से अप्लाई करना है, आपको ये सॉल्व करना है। तो इसीलिए जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, और जजमेंट के बेस पे ही आपको सही मेथड अप्लाई करते हुए परीक्षा में प्रश्नों को हल करना होता है। तो इसीलिए जजमेंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार के समीकरण है, पी के लिए हल करना, वाई के लिए हल करना और एक्स के लिए हल करना। अब जजमेंट की बात करेंगे, जजमेंट किस प्रकार करना है आपको। तो हम बात करेंगे कोई क्वेश्चन दिया है आपको मान लीजिए, और उस क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है कि जो इक्वेशन दे रखी है इन जनरल पी के फॉर्म में दे रखी है। यह हम जानते हैं पी क्या होता है, dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव है इटसेल्फ, पी इज ए dy बाई डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि समीकरण पी के फॉर्म में दे रखी है, तो हम ये कहेंगे कि इसको हम पी के लिए हल कर सकते हैं। यदि मान लीजिए समीकरण में पी के स्थान पर डेरिवेटिव दिया हुआ है, तब भी कई बार ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन को घुमाने के लिए पी के स्थान पर dy लिख दिया जाए, तब भी आपको जजमेंट करना पड़ेगा कि क्या वो पी के लिए हल हो सकता है। तो यहाँ पर यदि ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है तो कई बार ये होता है कि dy को मतलब पी के स्थान पर लिख दिया जाता है समीकरण में, तब भी हम कह सकते हैं कि वो पी के लिए हल हो सकती है। पर इन जनरल यदि हम बात करें तो ऐसी समीकरण जो पी की टर्म में दे रखी है वो पी के लिए हल हो सकती है। सेकेंड हम बात करेंगे वाई के लिए हल करना और एक्स के लिए हल करना। तो ये दोनों जो समीकरण है लगभग समान रूप में होती है, सिर्फ स्लाइटली हमको चेंज करना है, एक टेक्निक या स्टेप जो होती है इसको थोड़ा स्लाइटली चेंज करेंगे तो हम दोनों मेथड सीख जाएंगे कि किस प्रकार से हम वाई के लिए हल कर सकते हैं और किस प्रकार से हम उसको एक्स के लिए हल कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें कि जजमेंट की कि कोई समीकरण दे रखी है और ये हम कैसे पता लगाएंगे कि वो वाई के लिए हल करना है या एक्स के लिए हल करना है, तो बहुत ही सिंपल सा एक आइडिया है कि जो इक्वेशन आपको दे रखी है, यदि उस इक्वेशन में आप देखते हैं कि यदि मान लीजिए उस इक्वेशन में एक ही टर्म या सिंगल टर्म y की हो, y का एक ही टर्म हो या सिंगल टर्म ऑफ y हो, ऐसी पद जिसमें कि y हो वो सिंगल टर्म हो, तो हम कहेंगे उसको y के लिए हल कर सकते हैं। दूसरा, ऐसी समीकरण जिसमें कि जो टर्म्स दे रखी हैं उन टर्म्स में सिंगल टर्म ऑफ x हो, x का सिंगल पद हो, एकल पद हो, तो हम कहेंगे कि उसको हम x के लिए हल कर सकते हैं। बड़ी सिंपल जजमेंट है। तो आपको सिर्फ देखना है, ऑब्जर्वेशन करना है कि जो समीकरण आपको दे रखी है वो समीकरण में किस चर का पद सिंगल है, उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि उसको y के लिए हल करना है या x के लिए हल करना है। ये सिंपल सा एक आइडिया हो गया कि किस प्रकार जजमेंट करेंगे आप, और जजमेंट करने के बाद आपको मेथड्स अप्लाई करना है। अब हम बात करें पहली मेथड की कि इक्वेशन को मान लीजिए p के लिए हल करना है। समीकरण में हमने पहले ये डिसाइड किया कि जो समीकरण आपको दे रखी है उस समीकरण को p के लिए हल करना है या p के लिए हल करने के प्रकार की समीकरण है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, मानक रूप जिसे हम बोलते हैं, वो इस प्रकार से दिया हुआ आपको प्लस a1 p रेज़ टू n माइनस 1 प्लस a2 p रेज़ टू n माइनस 2 प्लस 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 कंटिन्यूस ऑन करेंगे, लास्ट टर्म इज an विदाउट p मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म इज देयर, ओके, इक्वल टू 0। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये जो कोफिशिएंट्स ले रखे हैं हमने डेरिवेटिव के a1 a2 से लेके an, या तो ये फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं, y हो सकते हैं या कांस्टेंट हो सकते हैं। इट इज डिपेंड कि वो किस प्रकार से क्वेश्चन दिया है।
बट अल्टीमेटली हम कहें कि इन शॉर्ट बात करें कि देखो समीकरण दे रखी है और ये हमारा जजमेंट होना चाहिए कि पी के लिए हल करना है, तो आपको ये लगना चाहिए कि समीकरण पी के फॉर्म में दे रखी है या पी के पदों में दे रखी है, तो हम कहेंगे इसको पी के लिए हल कर सकते हैं। यहाँ अगेन वही लिखा है नोट की यदि p स्टैंड्स फॉर dy dx एंड n जो लिखा हुआ है n डिनोट्स द डिग्री ऑफ इक्वेशन। जैसे हमने लिखा हुआ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में p रेज़ टू n लिखा हुआ है, मीन्स यहाँ पर जो इक्वेशन है उसकी डिग्री n मान के चल रहे हैं यहाँ पर, स्टैंडर्ड फॉर्म है इसलिए। बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि उसकी डिग्री 2 है, 3 है, 4 है, जो भी ये क्वेश्चन दिया है उसका डिसाइड करेंगे कि p की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो जितनी मैक्सिमम पावर रहेगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी, और इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन जो दिया है आपको पी के लिए हल करना है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके जो स्टेप है सिंपल से स्टेप्स फॉलो करना है इसको हल करने के लिए। तो जो मेथड में यहाँ लिखेंगे हम, मेथड आप देखेंगे तो बहुत सिंपल से स्टेप्स मैंने यहाँ डिसाइड की हुई है और उसमें आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको करना है। एल्गोरिथम टू सॉल्व इक्वेशन फॉर पी। यदि आपने डिसाइड किया कि पी समीकरण को पी के लिए हल करना है, तो सिंपल से एक स्टेप्स हैं। स्टेप 1, जो भी समीकरण दे रखी है इन टर्म्स ऑफ पी, हमारी कोशिश होना चाहिए पहले कि उसको हम रेखिक गुणनखंडों में ब्रेक करें, फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर्स, फैक्टराइज गिवन इक्वेशन इनटू लीनियर फैक्टर। दी गए समीकरण को हम रेखिक गुणनखंडों में पी के पदों में ब्रेक करें। रेखिक गुणनखंड मतलब लीनियर फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज लीनियर फैक्टर, या रेखिक गुणनखंड किसे कहते हैं हम, तो ऐसे गुणनखंड जिसमें p की मैक्सिमम पावर 1 हो, तो सब कहेंगे कि वो लीनियर फैक्टर है। तो इस प्रकार से आपको कोशिश करना है कि जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको फैक्टराइज करें इनटू लीनियर फैक्टर इन टर्म्स ऑफ p के पदों में रेखिक गुणनखंडों में उसको ब्रेक करेंगे। ये पहली स्टेप होगी हमारी। सेकेंड स्टेप हमारी क्या है, पर जितने फैक्टर बनेंगे उन सभी को इक्वेट टू 0 कर सकते हैं, बिकॉज फैक्टर फॉर्म में इक्वेट टू 0 कर ले हम। इक्वेट टू 0 करने के बाद हम ये देखते हैं कि जो पहला फैक्टर लिखा हुआ p माइनस f1 इक्वल टू 0, तो डेफिनेटली p का मीनिंग यहाँ पे क्या है, dy बाई dx। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो पहला फैक्टर है इटसेल्फ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अपने आप में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और चूंकि p का मीनिंग dy बाई dx है और यहाँ मैक्सिमम पावर p की 1 है, इसलिए हम कहेंगे कि ये प्रथम कोटि प्रथम घात की अवकल समीकरण बन गई। इसी प्रकार सेकंड फैक्टर p माइनस f2, अगेन इट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इन द सेम वे वी कैन से द लास्ट फैक्टर p माइनस fn इज इक्वल टू 0, ये भी हमारा प्रथम कोटि प्रथम घात का अवकल समीकरण होगा। तो इस प्रकार से यदि आपको ऐसा लगता है कि मान लीजिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें हम, तो यदि p की मैक्सिमम पावर n है तो यहाँ हमें n फैक्टर्स मिलेंगे, तो जितने मैक्सिमम पावर होगी उतने फैक्टर्स आपको मिलेंगे। उन सब फैक्टर को सॉल्व करना है सेपरेटली, ये मानते हुए कि वो जो है फैक्टर्स सभी प्रथम कोटि प्रथम घात के अवकल समीकरण है। और उसके टाइप्स हमने देखे, अभी डिस्कस किए इन शॉर्ट। 5 प्रकार होते हैं, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर इक्वेशन, बर्नौलीज एंड एग्जैक्ट। तो कोई भी फॉर्म बन सकता है वहाँ पर, तो जो भी सूटेबल फॉर्म है उसको डिसाइड करके उसके अकॉर्डिंगली उसकी मेथड अप्लाई करते हुए उनके हल निकालेंगे। तो इस प्रकार से जितने भी फैक्टर्स मिल रहे हैं सभी को सेपरेटली सॉल्व करना है, उनको हल निकालना है। हल ज्ञात करने के बाद आप जानते हैं कि किसी अवकल समीकरण का हल क्या होता है। अवकल समीकरण का हल क्या होता है, ऐसा संबंध जिसमें कि डेरिवेटिव रिमूव हो गया है, डेरिवेटिव हट गया है और साथ ही क्या आ जाता है उसके स्थान पे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन अचर आ जाता है। डेरिवेटिव हटता है और साथ ही इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, तो उसको बोलते हैं कि वो समीकरण का हल हो गया, अवकल समीकरण का हल है। तो जितने n फैक्टर्स हैं उन सभी के हम अलग अलग हल निकालेंगे बाय सुटेबल मेथड्स। मेथड हो सकती है होमोजीनियस, वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर, बर्नौलीज एंड एग्जैक्ट। जो भी मेथड सूट कर रही है उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करके हम हल निकालेंगे। सभी अलग अलग हल निकालने के बाद जो हमारा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में फैक्टर के करस्पॉन्डिंग जो हल हमने निकाला है उसको वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इस प्रकार से हमें आवश्यक हल प्राप्त हो जाएगा। तो आवश्यक हल निकालने के लिए हमें क्या करना है, जितने भी हमने सॉल्यूशन निकाले हैं उन सभी को हम अलग अलग सॉल्व करें, हल निकालें और लास्ट में जो इक्वेशन 1 है उसमें उसको पुट कर दें। तो इस प्रकार से स्टेप 3 लिखा हुआ है p इक्वल टू dy बाई dx रख दें, सभी फैक्टर सॉल्व कर लें जो हमने डिस्कस किया है। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम जो सॉल्यूशन है उसको कंबाइन करके लिखेंगे
तो इस प्रकार से हमें हल मिल जाएगा। एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इसको हल कर पाएंगे हम। एग्जाम्पल 1 मैंने ये लिखा हुआ है, सॉल्व पी स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12 इक्वल टू 0। सबसे सिंपल एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पर ताकि समझ सके हम कि किस प्रकार से इसको आगे बढ़ना है हमको। तो जब आप देख रहे हैं इक्वेशन को पी के पदों में दे रखी इक्वेशन, इसका मतलब इसको पी के लिए हल करना है। तो पी के लिए हल करने के लिए हमारी स्टेप 1 होती है इसको हम कोशिश करें लीनियर फैक्टर में ब्रेक करने में। तो आप देख रहे हैं कि पी की जो मैक्सिमम पावर है इक्वेशन में वो 2 है। पी की मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब हमें 2 फैक्टर मिलेंगे। तो सिंपल सा आपको आइडिया, सभी को आइडिया कि फैक्टर करना है, फैक्टर करने का तरीका सभी को मालूम है। तो इसके 2 फैक्टर बन रहे हैं, क्लियरली देख रहे हैं आप, p माइनस 3 इंटू पी माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारी स्टेप 1 हो गई कि हमने इक्वेशन जो दे रखी थी उसको हमने उसको ब्रेक कर लिया इंटू लीनियर फैक्टर। उसके बाद स्टेप 2, जितने फैक्टर है सबको सेपरेट इक्वल टू 0 कर दिया, और इक्वल टू 0 करने के बाद हर फैक्टर को अलग सॉल्व करना है। पहला फैक्टर लिया हमने, जैसे मान लीजिए p माइनस 3 इक्वल टू 0 है, उसमें स्टेप 3 के अकॉर्डिंगली p की वैल्यू पुट करेंगे dy dx रख दिया हमने। उसके बाद अगले स्टेप में बढ़ेंगे, सेपरेटली सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं कि जो फैक्टर मिल रहे हैं हमको नीचे लास्ट स्टेप 3 जो लिखी हुई है उसमें जो फैक्टर मिल रहे हैं वो अपने आप में इक्वेशन है, प्रथम कोटि प्रथम घात की एक समीकरण है। तो आपको जजमेंट करना है कि कौन से प्रकार का समीकरण मिल रहा है हमको ये। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं, सिंपल एग्जांपल लिया हुआ, जब आप देख रहे हैं जो फैक्टर मिल रहे हैं हमको, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है इक्वेशन मिल रही हैं, दोनों इक्वेशंस जो हैं प्रथम कोटि प्रथम घात के वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की इक्वेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं उनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है आपकी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की इक्वेशंस हैं। सॉल्व करने का आइडिया आपको सभी को मालूम है, सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को, इंटीग्रेट करेंगे। पहली इक्वेशन बन गई dy ds माइनस 3 इक्वल टू 0। सेपरेट किया वेरिएबल्स को, dy इक्वल टू 3ds आ गया। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड बाय पुटिंग इंटीग्रेशन कांस्टेंट देयर। तो इस प्रकार से हमने इसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद समाकलन अच्छा रख दिया साथ में, तो हम देख रहे हैं कि आंसर आ गया y इक्वल टू 3x प्लस c। यह हम कह सकते हैं y माइनस 3x माइनस c इक्वल टू 0। इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन हमारे पास बची है dy माइनस dy अपॉन dx माइनस 4 इक्वल टू 0। ये सेकंड फैक्टर हमारा था, इसको इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। ये भी वही प्रकार की इक्वेशन है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेट किया हमने, dy इक्वल टू 4dx। इंटीग्रेट करेंगे, हमें मिल जाएगा y इक्वल टू 4x प्लस c, और भी कैसे y माइनस 4x माइनस c इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से दोनों फैक्टर जो थे हमने उसको सॉल्व कर लिया अवकल समीकरण के रूप में बना करके। तो 2 सोल्यूशन मिल रहे हैं हमको, पहला मिल रहा है y माइनस 3x माइनस c इक्वल टू 0, दूसरा मिल रहा है y माइनस 4x माइनस c इक्वल टू 0। इन दोनों को कंबाइन करना है। कंबाइन करने का आइडिया वही है कि जो हमारी इक्वेशन थी उसमें करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन रख देंगे फैक्टर के स्थान पे। तो फैक्टर हमारा पहला था उसमें p माइनस 3, उसके स्थान में रख दिया y माइनस 3x माइनस c इक्वल इंटू सेकेंड फैक्टर y माइनस 4x माइनस c इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से ये स्टेप 5 जो दिख रही है आपको सामने, ये क्लियरली हमारा आवश्यक हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से सिंपल सा आइडिया है कि आपको ऐसा लगता है कि समीकरण p के रूप में दे रखी है या p के लिए सॉल्व करना है, फैक्टर करेंगे, अलग अलग फैक्टर को सॉल्व करेंगे सूटेबल मेथड से और आगे बढ़ेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। एग्जांपल 2, अगेन यहाँ हमने जो क्वेश्चन लिया हुआ है वो p के पदों में लिया हुआ है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इक्वेशन जो दे रखी है आपको p क्यूब प्लस 2p स्क्वायर एक्स माइनस p स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2p एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अगेन p के पदों में, इसलिए p के लिए हल करने का जो हमारे मेथड है इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पर p की जो मैक्सिमम पावर है वो कितने दिख रही है आपको, 3 है। p की मैक्सिमम पावर 3 है, इसका मतलब यहाँ हमें 3 फैक्टर मिलेंगे क्योंकि हमें इसको ब्रेक करना है लीनियर फैक्टर्स में। तो चूंकि p की पावर 3 है मतलब 3 फैक्टर मिलेंगे हमको। तो 3 फैक्टर को सॉल्व करने का तो आइडिया आपको सभी जो एक आइडिया होता है हमारा जो हम सीखे हमने फैक्टर करने का, वो अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो आप क्वेश्चन को देख के लग रहा है हमें यहाँ पर कि कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिसमें कि हम कॉमन निकाल करके इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो स्टेप सेकंड हमारी लिखी हुई है यहाँ पर, फर्स्ट 2 टर्म्स जो है p क्यूब प्लस 2p स्क्वायर एक्स, इसमें से p स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, उसको हमने कॉमन निकाल लिया है। सो इनसाइड द ब्रैकेट वी गॉट p प्लस 2x। इसी प्रकार लास्ट 2 टर्म्स जो है, लास्ट 2 टर्म्स
उसमें आप देख रहे हैं कुछ कॉमन निकल रहा है, तो उसमें जो कॉमन निकल रहा है वो निकल रहा है पी वाई स्क्वायर, माइनस पी वाई स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। तो हमने लास्ट टू टर्म से माइनस पी वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में हमें मिल रहा है p प्लस 2x। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि p प्लस 2x अगेन दो टर्म्स जो मिली है उसको कॉमन निकल रहा है। हमने p प्लस 2x कॉमन निकाला तो हमें मिल रहा है p स्क्वायर माइनस पी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। फर्स्ट जो फैक्टर हमारा है p प्लस 2x, इट इज ए लीनियर फैक्टर बिकॉज में p की पावर 1 है। सेकेंड जो फैक्टर मिल रहा है हमको p स्क्वायर माइनस पी वाई स्क्वायर, आप देखेंगे इसमें p की पावर 2 है तो p कॉमन निकाल लें, तो p कॉमन निकल रहा है, तो p कॉमन निकाला हमने तो मिल गया हमको p माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमें तीन फैक्टर मिल रहे हैं। पहला मिल गया p प्लस 2x, दूसरा मिल रहा है p, तीसरा मिल रहा है p माइनस वाई स्क्वायर। इस प्रकार से तीनों फैक्टर मिल गए। इट मीन्स ये तीनों लीनियर फैक्टर हैं बिकॉज सभी में p की मैक्सिमम पावर 1 है। ये हमारी स्टेप 1 हो गई। उसके बाद स्टेप्स 2 सभी को हमने इक्वेट कर दिया 0 से सेपरेटली, ये हमारी स्टेप 2 हो जाएगी। उसके बाद आप जानते हैं कि हमको उसको अलग अलग सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए अगेन वही है कि p के स्थान पे पहले डिवाइड रखेंगे हम स्टेप 3 के अकॉर्डिंगली, और उसके बाद जज करेंगे कि इक्वेशन कौन सी मिल रही है हमको, वेदर इट इज होमोजीनियस, लीनियर, वेरिएबल सेपरेबल, बर्नौलीज और एग्जैक्ट, उसके अकॉर्डिंगली मेथड अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो पहली टर्म है p प्लस 2x, इसमें रख दिया dy बाई डी एक्स पी के स्थान पे। सेकेंड p इक्वल टू 0 था, अगेन वी कैन रिप्लेस p विद dy बाई डी एक्स। थर्ड जो टर्म है दैट इज dy बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, p के स्थान पे dy बाई डी एक्स रखा हमने। अब जो फर्स्ट फैक्टर है उसको यदि आप देख रहे हैं तो अगेन हम कह सकते हैं कि जो पहली टर्म जो मिल रही है हमको, ये पहला फैक्टर जो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म का है। यहाँ पर इजीली हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं तो ये आ रहा है dy इक्वल टू माइनस 2x dx। इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन कांस्टेंट रखेंगे। इसी प्रकार सेकंड फैक्टर हमारा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसमें भी सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को तो हमें मिल रहा है dy इक्वल टू 0, 0 इंटू डी एक्स, 0 इंटू डी एक्स मतलब 0, तो dy इक्वल टू 0 मिल रहा है। थर्ड जो फैक्टर है dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, अगेन हम कह सकते हैं कि ये भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का फॉर्म बन रहा है। सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को तो हमें मिल रहा है dy अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू dx, मतलब वेरिएबल सेपरेट हो गए। इसको एक तरफ y आ गया, दूसरी तरफ x हो गया। इट मीन्स वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। अब हमको करना है इंटीग्रेट्स, तो तीनों आपको इंटीग्रेट करेंगे इस प्रकार से। आप फर्स्ट हमको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिल रहा है इस प्रकार से y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और वी कैन से y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0। सेकेंड फैक्टर में हमारा dy इक्वल टू 0 था, इंटीग्रेट किया तो हमें मिल जाएगा y इक्वल टू सी, और वी कैन से y माइनस सी इक्वल टू 0। थर्ड को इसी प्रकार से इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने पे हमें मिल रहा है 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन वाई प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स मतलब एक्स हो जाएगा प्लस सी। सिंप्लीफाई किया तो एक्स वाई प्लस सी वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 मिल रहा है। इस प्रकार से तीनों जो फैक्टर्स है तीनों सॉल्व हो गए हैं और तीनों को कंबाइन करेंगे टू फाइंड द रिक्वायर्ड आंसर देयर। तो इस प्रकार से हमारी आंसर मिल जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर मिल गया y प्लस एक्स माइनस सी इंटू वाई माइनस सी इंटू एक्स वाई प्लस सी वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से ये सिंपल सा आइडिया है कि आपको फैक्टर बनाना है, अलग अलग फैक्टर्स को सॉल्व करना है बाय सुटेबल मेथड्स, और जो सॉल्यूशन निकालें सभी के उनको कंबाइन करना है। तो इस प्रकार से ये हमारा पी के लिए हल करने का आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से हम पी के लिए हल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रकार है वो है वाई के लिए हल करना, इक्वेशन को वाई के लिए सॉल्व करना। ये मैंने कुछ स्टेप्स लिखी शॉर्ट रूप में ताकि आप इसको स्टेप्स फॉलो करते हुए क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाए। इक्वेशन जैसे मैंने आपको बताया कॉमन होता है, क्वेश्चन कॉमन रहेगा। वाई के लिए हल करना या एक्स के लिए हल करना ये डिसाइड करना आपको है जजमेंट करके कि यदि मान लीजिए इक्वेशन में वाई की टर्म सिंगल है, वाई के लिए हल करेंगे, और वाई के लिए हल करना इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा उसका इक्वेशन का, एक तरफ वाई आ जाएगा दूसरी तरफ फंक्शन ऑफ एक्स पी हो जाएगा। मतलब वाई की टर्म अलग कर दें, बाकी टर्म जो बची हैं रेस्ट टर्म को ट्रांसफर करेंगे सेकंड साइड में, और इस प्रकार से हमारा ये वाई के लिए हल करने का आइडिया हो जाएगा। तो वाई के लिए हल करने का आइडिया अप्लाई करेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि वाई के लिए हल करना है, एक तरफ वाई कर लें, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें बाय रीराइटिंग दी
इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकेंड स्टेप हमारा रहेगा y को सेपरेट करने के बाद जो समीकरण मिल रही है उसको हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब मान लीजिए कंपेरिजन करना है आपको कि y के लिए हल करना है, x के लिए हल करना है। तो y के लिए हल करने का आइडिया जिस प्रकार चल रहा है साइमल्टेनियसली हम चाहें तो x के लिए हल करने का भी आइडिया सीख सकते हैं। सिर्फ करना क्या है आपको, जो y के लिए हल करने की मेथड है उसमें y और x को इंटरचेंज करना है आपको, उनका रोल इंटरचेंज करेंगे तो x के लिए हल हो जाएगा। तो पहले हम बात करें y के लिए हल करना। सेकेंड स्टेप में डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद हमें dy by dx मिल जाएगा। dy by dx को रिप्लेस करेंगे p से, जैसे हम जानते हैं कि dy by dx का मीनिंग p होता है। p से रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस क्यों करना है हमको, क्योंकि हमें इक्वेशन बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल। तो यदि उसको रिप्लेस नहीं करेंगे तो जो इक्वेशन रहेगी आपकी वो रहेगी y में, p में और x में, तीन वेरिएबल्स रहेंगे आपके यहाँ पर। तो हमें y को हटाना है तो इसलिए रिप्लेस करेंगे p से। तो dy by dx को p पुट कर दें। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आइडिया रहेगा, जो इक्वेशन बन रही है हमारी वो बन गई p और x में। तो p और x में जो उसको आप फिर बाय सूटेबल मेथड सॉल्व करना है आपको। तो जो भी मेथड सूटेबल है उसे सॉल्व करना है आपको। अगेन द आइडिया वही है कि चूंकि जो इक्वेशन मिल रही है आपको वो फिर से मिलेगी आपको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा हमारा, जो मेथड हमने सीखी है उससे सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमें सोल्यूशन मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ p एंड x, बिकॉज p और x में समीकरण है तो हल भी मिलेगा p और x में। अब हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है हमको y और x में और हल मिल रहा है p और x में, तो ये इसको आवश्यक हल नहीं मानेंगे हम। इसके आगे बढ़ेंगे, अगले स्टेप में हमें p को हटाना है। जब p को हटाएंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। तो p को विलोपन करने के लिए जो हमने रिलेशन 2 निकाला है और जो रिलेशन 1 हमको दिया हुआ है, मतलब इक्वेशन जो दे रखी है उससे हम करेंगे p का विलोपन। तो वी कैन एलिमिनेट p फ्रॉम 1 एंड 2 टू गेट द रिक्वायर्ड आंसर देयर। तो इस प्रकार से याद रखना है आपको लास्ट में कि हल करने के बाद p को करना है विलोपन, चाहे हम y के लिए हल कर रहे हैं चाहे x के लिए हल करें, दोनों ही उसमें कॉमन आइडिया रहेगा हमारा। एक नोट लिखा है मैंने, थिंग्स टू रिमेंबर। कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन दिया है उसमें p का जो विलोपन है आसानी से हो जाता है। तो यदि आपको ऐसा लगता है p एलिमिनेट हो रहा है इजीली तो उसको एलिमिनेट करेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि p का एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है तो फिर आप सिंपली लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 मिलकर के आवश्यक हल देंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट क्योंकि टाइम हमारा जल्दी हो रहा है। एग्जाम्पल 1, जैसे सॉल्व y प्लस पी एक्स इज इक्वल टू x4 p स्क्वायर, एक क्वेश्चन दिया हुआ है मान लीजिए। तो आप उसको जजमेंट करेंगे। तो जजमेंट देख रहे हैं, आपकी जजमेंट में आपको दिख रहा है कि x की 2 टर्म है, y की टर्म सिंगल है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इसको हम y के लिए हल करना है, क्योंकि 3 टर्म्स है यहाँ पर। पहली टर्म y है, दूसरी टर्म px है, तीसरी टर्म x4 p स्क्वायर है। तो 3 टर्म्स में से जो एक ही टर्म ऐसी दिख रही है जिसमें सिंगल y है, तो इसका मतलब सिंगल टर्म y की है, इसका मतलब y के लिए हल करना है। y के लिए हल करने का हमारा आइडिया ये होता है कि हम y को एक तरफ कर दें, बाकी टर्म्स को दूसरी शिफ्ट करेंगे। तो हमने शिफ्ट किया। स्टेप 1 देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है स्टेप 1 y इक्वल टू माइनस पी एक्स प्लस एक्स रेज़ टू 4 p स्क्वायर। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, उसको करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट किया हमने, सभी को आइडिया डिफरेंशिएट करने का। डिफरेंशिएट करेंगे हम तो डिवाइड इधर आ जाएगा आपको लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में अपने अप्लाई किया फार्मूला, प्रोडक्ट फार्मूला, दो फलनों के गुणनफल का फार्मूला अवकलन के लिए, उसको अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। स्टेप 2 मिल जाएगी हमको। उसके बाद हमारा स्टेप 3 क्या है, जो अब आप देखेंगे जो स्टेप 2 है उसमें p भी दिख रहा है, x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है। तो हमें इसको करना है p और x में चेंज। तो उसके लिए डिवाइड x के स्थान पर हम p रख देंगे। तो डिवाइड x के स्थान पर p रखेंगे हम। तो p रखने के बाद उसको देखेंगे स्टेप 3 मिल गई हमको। स्टेप 3 आने के बाद आगे बढ़ना है हमको और आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। कलेक्ट द सेम टर्म, सेम टर्म कलेक्ट करना है आपको, मतलब ऐसी टर्म जिसमें डेरिवेटिव है और ऐसी टर्म जिसमें डेरिवेटिव नहीं है उनको कलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब कलेक्ट करेंगे हम, तो कलेक्ट करने पे हमें मिल रहा है यहाँ पर 2p माइनस 4x क्यूब p स्क्वायर एक साइड मिल रहा है और दूसरी साइड मिल रहा है हमको डेरिवेटिव टर्म्स, जिसमें कि dp अपॉन dt कॉमन निकल रहा था, माइनस x प्लस 2x रेज़ टू 4p ये मिल रहा है हमको कॉमन निकालने के बाद। तो इस प्रकार से हमने ये सेम टर्म कलेक्ट कर ली। कलेक्ट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फैक्टर सब जो है कैंसिल हो रहा है। 2p कॉमन निकाला लेफ्ट हैंड साइड में से और ब्रैकेट में बच रहा है हमारा 1 माइनस 2x क्यूब p। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि माइनस x कॉमन निकल रहा है और बच रहा है 1 माइनस 2x क्यूब p।
तो दोनों तरफ फैक्टर कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मिल रहा है हमको 2p माइनस एक्स डी पी बाई डी एक्स। अब जो इक्वेशन मिल रही है आपको, अगेन इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पी एंड एक्स। आप देखेंगे कि इक्वेशन जो है, अगेन ये जो इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन मिल रही है आपको, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की इक्वेशन मिल रही है, क्योंकि आप इजीली जो वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। एक तरफ एक्स कर लीजिए, दूसरी तरफ पी कर लीजिए। तो सेपरेट करें वेरिएबल सभी जने। वेरिएबल सेपरेट करने के आपको मिल रहा है 1/p डी पी इक्वल टू माइनस 2/x डी एक्स। हम जानते हैं कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल रहा है यहाँ पर log p इज इक्वल टू log x रेज टू माइनस 2 प्लस log c। कांस्टेंट जो हमने log c ले लिया है क्योंकि log सभी टर्म में आ रहा है, वी कैन रिमूव log इजीली। तो log हटा देंगे, इसके बाद हमें जो मिल रहा है आंसर फाइनली वो मिल रहा है p इक्वल टू c इंटू एक्स रेज टू माइनस 2। ये हमारी स्टेप 4 हो गई। तो स्टेप 4 जो लिखा है ये फिलहाल आंसर है, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है हमारा, क्योंकि हमारा जो आंसर आना चाहिए वो एक्स वाई में आना चाहिए। अभी आंसर हमको पी और एक्स में मिल रहा है। तो अभी हमें करना क्या है कि जो इक्वेशन दे रखी थी हमें, इक्वेशन 1 गिवन इक्वेशन और इक्वेशन जो 2 हमने मार्क की है, जो हमने हल निकाला था, उससे करेंगे पी को एलिमिनेट। तो जो पी की वैल्यू आ रही है सी इंटू एक्स रेज टू माइनस 2, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में पुट कर दें इसको टू गेट द रिक्वायर्ड आंसर देयर। तो इस प्रकार से ये हमारा y के लिए हल करने का आइडिया हो गया कि कोई क्वेश्चन दे रखी हो, आपको इधर लगता है कि y के लिए हल करना है, तो सिंपल से स्टेप्स हैं। पहले y में इसको सॉल्व कर लें, मतलब एक तरफ y, बाकी टर्म्स को दूसरे शिफ्ट करें, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद डिवाइड इसको p पुट करेंगे, और p पुट करने के बाद जो भी इक्वेशन का फॉर्म बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली p x में सॉल्व करेंगे, और बाद में p को करना है एलिमिनेट। तो ये सेकंड एग्जांपल है, पर चूंकि समय हमारा कम है तो इसको हम यहाँ पर छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। एक मेथड का जो क्वेश्चन एक्स के लिए हल करना उसको ट्राई करेंगे हम। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि इसको एक्स के लिए हल करना है, तो एक्स के लिए हल करने का जो हमारा आइडिया होता है उसमें ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन आपको दिया है कि क्या उसमें सिंगल टर्म ऑफ एक्स है। यदि सिंगल टर्म ऑफ एक्स है तो हम कहेंगे कि इसको एक्स के लिए हल करना है। मेथड आपने सभी सीख ली है। जो y के लिए हल करना है सेम टेक्निक्स रहेगी एक्स के लिए हल करना। सिर्फ आपको करना क्या है, x और y का जो रोल है उसको इंटरचेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर x के लिए सॉल्व करना है तो पहले x को सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट करने के बाद डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। वहाँ हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया था, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे डिफरेंशिएट, रिप्लेस करेंगे dx अपॉन dy, बिकॉज dx अपॉन dy मिलेगा आपको यहाँ पर, उसको रिप्लेस करेंगे 1/p से। अगेन पी एक्स इक्वेशन मिल रही है, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो हमारा आइडिया होगा पी का एलिमिनेशन वो आपको करना है। तो इस प्रकार से स्टेप्स रहेंगी आपकी। अगेन नोट वो सेम ही नोट है, उसको आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल 1 जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, एक इक्वेशन दे रखी है आपको y इक्वल टू 2px प्लस p स्क्वायर y। तो डेफिनेटली जो इक्वेशन देख रहे हैं आप, उस इक्वेशन में देख रहे हैं कि दो टर्म y की दिख रही है हमको और एक टर्म x की है, तो हमारा जजमेंट यह रहेगा कि हम इसको x के लिए हल करें। x के लिए हल करना है, इसका मतलब आपको x को सेपरेट करना है, बाकी टर्म्स को दूसरे शिफ्ट करना है। तो स्टेप 1 जो मैंने लिखा हुआ रिराइट करके वो देखेंगे आप कि x इक्वल टू y अपॉन 2p माइनस p y अपॉन 2 दिख रहा है। स्टेप 1 हो गई हमारी। स्टेप 1 अगेन वी कैन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट किया हमने, स्टेप 2 मिल जाएगी हमको, dx अपॉन dy मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, उसको 1/p पुट करेंगे, और 1/p पुट करने के बाद हमें भी जो इक्वेशन मिलेगी वो p और y में मिलेगी। तो उसको सॉल्व करना है हमको बाय सूटेबल मेथड। कलेक्ट किया सेम टर्म्स हमने, कलेक्ट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद देख रहे हैं कि जो 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2p लास्ट जो स्टेप लिखी हुई है वो कैंसिल हो रही है, तो कैंसिल हो जाएगी इस प्रकार से, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको इंटीग्रेट करना है बाय सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ जो फॉर्म बन रहा है वो वेरिएबल फॉर्म बन रहा है। सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को, और इस प्रकार से हमारा ये सॉल्व होकर आ जाएगा p इक्वल टू सी इंटू वाई इनवर्स y रेज टू माइनस 1। ये p की वैल्यू आ गई है, p की वैल्यू 2 से 1 में रख देंगे इन द गिवन इक्वेशन, तो उसमें रख देंगे आप और हमें आवश्यक मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये तरीका हो जाएगा सॉल्व करने का। एग्जाम्पल 2 अभी यहाँ छोड़ रहे हैं बिकॉज ये समय हमारे पास कम है, समय हो चुका है लगभग। एक प्रकार की इक्वेशन है जो क्लेरो समीकरण की बात कर रहे थे हम, कि एक इक्वेशन होती है क्लेरो समीकरण। क्लेरो समीकरण नथिंग बट इट इज एन इक्वेशन टू सॉल्व फॉर y।
इसी इक्वेशन से y क्लियर करना है। बट वो क्लेरो समीकरण क्यों कहलाती है? क्योंकि उसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि जब आपको ऐसा लगता है कोई इक्वेशन दे रखी है, मान लीजिए y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी फॉर्म में दे रखी है, y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी फंक्शन ऑफ p, इस फॉर्म में दिया है तो हम कहते हैं कि इक्वेशन क्लेरो समीकरण है। ये यहाँ दिख रहा है आपको सामने, इसको हम बोलते हैं कि क्लेरो समीकरण है क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म है y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। तो आपको ऐसा लगता है कि ये क्लेरो समीकरण है, जजमेंट करना है आपको। बाकी इसका तरीका जो है कि कैसे सोल्यूशन निकालेंगे, तो मेथड वही रहेगी y के लिए हल करना। बट आपको ऐसा लगता है कि जजमेंट आपका ये है कि इक्वेशन क्लेरो समीकरण है, तो एग्जाम में आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, सिंपली आपको लिखना है कि समीकरण को का हल, आवश्यक हल p इक्वल टू सी रखने पे प्राप्त होगा। आप देखेंगे स्टेप जो लिखी हुई है पर, स्टेप्स को देखेंगे तो y के लिए हल किया है हमने इक्वेशन को। y के लिए हल करने के बाद आप देख रहे हैं p कैंसिल हो रहा है लास्ट टर्म में, लास्ट जो स्टेप्स में p कैंसिल हो रहा है, वो p कैंसिल होने के बाद dp अपॉन ds कॉमन निकाल लेंगे। dp अपॉन ds कॉमन निकाल लिया है, x प्लस एफ डैश पी इंटू डी पी बाई डी इक्वल टू जीरो मिल रहा है। x प्लस एफ डैश पी इक्वल टू जीरो एक फैक्टर है जो कि डेरिवेटिव जिसमें नहीं है, तो ये इसको एलिमिनेट कर देंगे, छोड़ देंगे इसको। और सेकंड जो फैक्टर है dp अपॉन ds इक्वल टू जीरो, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप देखेंगे इंटीग्रेट करने के बाद सेपरेट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो p इक्वल टू सी मिल रहा है। अगेन आइडिया वही रहता है कि p का एलिमिनेशन करना है तो p इक्वल टू सी रखेंगे इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि p इक्वल टू सी जो है, यदि आपको ऐसा लगता है कि इक्वेशन क्लेरो समीकरण है तो डायरेक्ट आप चाहे तो उसका p इक्वल टू सी रख करके हल निकाल सकते हैं। तो आज का ये समय चूंकि हमारा हो चुका है, तो इसको हम आज यहीं खत्म करेंगे। एक एमसीक्यू जरूर था जो कि हमारा टाइम कम होने से बच गया है। नेक्स्ट टाइम लेक्चर में मौका मिलेगा तो मैं आपसे इसकी भी चर्चा करूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन पूछना है, यदि मुझे कोई प्रश्न यदि करना चाहता है तो कर सकता है। अदरवाइज जो एमसीक्यू वाला जो हमारा था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक टॉपिक था, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न कोई पूछना चाहता है? चलिए अब इसको आज का जो हमारा व्याख्यान है, लेक्चर, इसको यहीं खत्म करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।